गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश सोटिया, मेरा नाम कैलाश सोटिया है और जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। उसमें बच्चों जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसमें कक्षा 8 में मैं आपको सामाजिक विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में शासन, ये पाठ नंबर 3 हमारा चल रहा है। हमने अभी तक नील की खेती, नील का उत्पादन के बारे में पढ़ा था कि बंगाल था, वो बंगाल को अंग्रेजों ने या कंपनी ने नील की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना था। नील की खेती थी वो सबसे उपजाऊ भूमि के लिए होती थी। नील की पौधों की जो जड़ें थी वो गहरी होती थी और जो जड़ें गहरी होती थी इसके अंतर्गत जो जड़ें वो ज़मीन के अंदर तक जाती थी। जब जड़ें वो ज़मीन के अंदर तक जाती थी तो वो ज़्यादा पानी खींचती थी। और नील की खेती जहाँ होती थी, नील की खेती जहाँ होती थी वही उस समय मौसम है वो धान की रुपाई का होता था। तो जो बगान मालिक थे, अंग्रेज थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उनको जिस समय नील की खेती के लिए मजदूरों की आवश्यकता होती थी उसी समय जो मजदूर थे वो अपने खेतों में धान की रुपाई में लगे रहते थे। इसलिए मजदूर मिलना मुश्किल था। उस समय मजदूरों की कमी हो रही थी। जो किसान पहले से इन कर्जों की से बहुत अधिक आकर्षित थे, उनमें धीरे धीरे जो नील की खेती करते थे किसान, उनको कंपनी अपनी ओर से अग्रिम ऋण उपलब्ध कराती थी, उनको अग्रिम ऋण दिया जाता था। लेकिन इसके साथ उनके साथ अनुबंध कर दिया जाता था। अनुबंध के तहत किसान को अपनी कुल जो कृषि योग्य भूमि होती थी उस भूमि के 25% भाग पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। किसान पहले इन कर्जों से बहुत अधिक आकर्षित थे। उन्हें जल्दी से समझ में आ गया था कि ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा कठोर है। उनकी नील की जो कीमत मिलती थी, उन्हें जो नील की कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। और उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम होती थी और उन्हें उनके जो कर्जों का सिलसिला था वो भी ऐसा सिलसिला था जो कभी ख़त्म नहीं हो रहा था। समस्याएँ और भी थी, ऐसी समस्याएं और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे बढ़िया खेतों पर नील की खेती करे, जबकि किसान थे वो धान की रुपाई करना चाहते थे। क्योंकि नील के साथ, मैंने आपको जैसे बताया था बच्चों, नील के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि नील की जो जड़ें थी बच्चों वो बहुत ज़्यादा गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत को खींच लेती थी। और जहाँ पर नील की खेती हो चुकी होती थी उन खेतों पर दोबारा धान की खेती है वो नहीं की जा सकती थी, दोबारा वो धान नहीं उगाया जा सकता था। तो नील विद्रोह उसके बाद के काल, आज हम नील विद्रोह के बारे में बच्चों देखेंगे। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जो रेत या रेत थे, जो किसान थे, उन्होंने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रेतों ने बंगाल मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। जो रेत थे उन्होंने जो बागान मालिक थे उनको भी ऋण चुकाने से मना कर दिया। जो उन्हें सस्ता ऋण मिलता था उन्हें चुकाने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। बंगाल के जो किसान थे या रेत थे, वे तलवार, भाले, तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। जो नील किसान थे वे अपने तलवार भालों के साथ, वे अपने तलवारों के साथ, भालों के साथ, तीर कमान के साथ नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे थे। वो नील की फैक्ट्रियों पर लगातार हमला करते थे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले जो का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। बागान मालिकों के लिए जो काम करते थे उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया था। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की पिटाई की जाती थी। बागान मालिकों की तरफ से जो लगान वसूली के लिए जो गुमास्ता या एजेंट आते थे उनकी पिटाई कर दी जाती थी। रेतों ने कसम खा ली थी, रेत या जो किसान होते थे तो रेतों ने कसम खा ली थी कि न तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लठियारों, लाठीदारी गुंडों से डरेंगे। तो रेतों ने ये इस चीज़ की कसम खा ली कि न तो वो नील की खेती के लिए किसी प्रकार का कर्जा लेंगे और न ही जो बागान मालिक थे उनके लठियारों से डरेंगे। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली, इसमें कोई शक नहीं है बच्चों।
कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, बहुत ही दमनात्मक थी। जबरन किसानों को, जो मजदूर थे, उनको 8-8 घंटे नीले पानी में खड़ा रहना पड़ता था, और जो नील के पौधे थे उनके गट्ठर को लाने का काम वो महिलाएं करती थी। नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वो बेचारे हमेशा बगावत करने की स्थिति में नहीं होते थे। और ऐसा कभी कभी होता था, ऐसा है वो कभी कभी होता था। 1859 में नील रेतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिल सकता है। 1859 में जब नील रेतों को ने विद्रोह कर दिया, तो आपको अंडरलाइन करना है, ये यहाँ से बॉल पेन मैंने रखा बच्चों, पेज नंबर 35 में चल रहे हैं, पेज नंबर 35। नील विद्रोह और इसके बाद, नील विद्रोह और इसके बाद आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अंडरलाइन करना है बच्चों। तो मार्च 1859 में बंगाल में हजारों रेतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रेतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे अपने तलवार, भाले, तीर कमान से लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों ने काम करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के आने वाले जो गुमास्ता थे उनकी पिटाई की गई। रेतों ने कसम खा ली कि वह नील की खेती के लिए न तो कर्जा लेंगे, और जो बागान मालिक की ओर से जो लठेत भेजे जाएंगे उनसे भी नहीं डरेंगे। डरने की क्या जरूरत है? नील के किसान चुप बैठने के तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं है कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो बेचारे दबे कुचले होते थे वो हमेशा बगावत नहीं कर सकते थे। ऐसा कभी कभी होता था। 1859 में नील रेतों को लगा, जो नील के किसान थे, उन बड़े रेत थे, उनको लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ जो बगावत होती है उसमें उन्हें स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गांवों में जिन मुखियाओं से नील के अनुबंध पर जबरन दस्तखत किए जाते थे, आपको ध्यान है कि नील के अनुबंध पर दस्तखत कराए जाते थे, और इस आधार पर कंपनी उन्हें सस्ता ऋण उपलब्ध कराती थी, और उन्हें नील के किसानों को अपनी जमीन के कुल भूभाग का 25% है उस पर नील की खेती करनी पड़ती थी। उन्हें नील किसानों को इकट्ठा किया और लठियातों के सामने आमने सामने की लड़ाई लड़ी। कई स्थानों पर रेतों को बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। कई स्थानों पर तो ऐसा हुआ, कई स्थानों पर रेतों को उकसाने के लिए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बागान मालिक की ताकत बढ़ती जा रही थी। जमींदार भी इस बात से परेशान थे कि जो बागान मालिक थे उनकी ताकत बढ़ती जा रही थी, और बागान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लेते थे और वापस नहीं लौटाते थे। नील के किसानों को ये भी लगता था कि अंग्रेज सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील की खेती करने वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इस इलाके का दौरा किया। उनको लगा कि रेतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान हो गई है और उनकी सहायता करना चाहती है। बरसात में मजिस्ट्रेट एसले एडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। रेतों को, जो किसान थे, उनको नील का अनुबंध मानने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। पेज नंबर 36 पर आ गए बच्चों, देख लो 36 पर नहीं किया जाएगा। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैली कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने वालों को हुक्म दे दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा था। उसकी कार्रवाई को किसान ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रेतों की दुर्दशा, बागान मालिकों की जोर जबरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा था। अंडरलाइन करो इसको। इस बगावत से परेशान होकर सरकार को बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। इस बगावत से परेशान होकर जो कंपनी थी, उनको जो बागान मालिक थे, जिनमें ज़्यादातर स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के व्यापारी थे, उनकी रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादक व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया था। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया
और जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि अंडरलाइन करो, आयोग ने यह भी कहा कि नील की खेती है वो रेतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रेतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे वे चाहे तो नील की खेती को बंद भी कर सकते हैं। वो मौजूदा जो अनुबंध है उसको 1 साल के लिए पूरा कर दे और बाकी चाहे तो वो बाद में नील की खेती छोड़ भी सकती हैं। इस बगावत के बाद बागान में नील के उत्पादन धराशायी हो गए। इसके बाद बागान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। बागान मालिक थे वो बिहार पर ध्यान देने लगे। उन्होंने बिहार पर नील की खेती के लिए बाध्य किया था। 19वीं शताब्दी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। उनसे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। अब नील की इतनी जरूरत नहीं रही थी, फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, बच्चों आपको पता है, तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया था। तो एक किसान ने उन्हें जो चंपारण जो बिहार में है वहाँ आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का उनसे आग्रह किया था। 1917 में, अंडरलाइन करो बेटा, 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बागान मालिकों की खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी, जिसमें किसानों ने नील की खेती करने के लिए जिनको मजबूर किया गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंपारण जो विद्रोह हुआ था वो नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिनमें जो बागान मालिक थे उन्होंने किसानों पर कई कर लगा दिए थे, जिन्हें चुकाने से रहे थे और किसानों ने मना कर दिया था और विद्रोह कर दिया था। तो 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा मुख्य रूप से नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं हमारा ये अध्याय पूरा होता है। एक थोड़ा सा टॉपिक बच गया बच्चों, वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन। वेस्ट इंडीज का है, अमेरिका के पास छोटे छोटे द्वीप समूह है जिन्हें हम कैरिबियन द्वीप समूह कहते हैं, जिन्हें वेस्ट इंडीज भी कहते हैं, इंडीज। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक फ्रांसीसी मिशनरी जो बेपिस्ट लबात ने कैरिबियन द्वीपों का दौरा किया और इन इलाके के बारे में विस्तार से लिखा। यह तस्वीर जो हमारी दी हुई है बेटा, ये जो तस्वीर है लबात की एक पुस्तक से ली गई। इस तस्वीर में यहाँ फ्रांसीसी बागानों में नील उत्पादन के सारे चरणों को दर्शाया गया है। इसमें फ्रांसीसी जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री से लेकर नील का उत्पादन कैसे होता है, कैसे नील के पौधों को संग्रह किया जाता है, कैसे उनको फैक्ट्री तक लाया जाता है और कैसे किसान है वो 10-10 से 12-12 घंटे तक नीले पानी में डूबे रहते हैं। इस तस्वीर में यहाँ फ्रांसीसी बागानों में नील के उत्पादन के बारे में बताया गया है। बाएं सिरे पर आप देख सकते हैं कि गुलाम मजदूर नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप कि जिसमें गुलाम जो किसान थे वो चित्र में देख रहे हो ना, जिसमें गुलाम किसान है वो इसके अंदर सेटलर में डाल रहे हैं नील के पौधों को सेटलर वाट में डाल रहे हैं। एक और मजदूर एक मशीनी चरखी से गोल घुमा रहा है। एक मजदूर क्या कर रहा है बच्चों, ये देखो यहाँ पर जो मजदूर दिया हुआ है, ये मजदूर है, वो क्या कर रहा है, घोल को घुमा रहा है, जो नीला घोल है उसको घुमा रहा है। 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। 2 मजदूर है, देखो ये रहे 2 मजदूर है। ये दोनों मजदूर क्या कर रहे हैं बच्चों, ये दोनों मजदूर है नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं, बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए रहे हैं, सांचों में डाल रहे हैं, नील की लुगदी को सांचों में डाल रहे हैं, ले जा रहे हैं। यहाँ पर भी किसान दिखाया गया है, यहाँ पर जो फ्रांसीसी अधिकारी है वो दिखाए गए हैं और यहाँ पर जो किसान दिखाए गए हैं। जो किसान है देखो, ये 2 किसान है वो चरखे में, इसके साथ 2 जो मजदूर है वो नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं। अगले 2 मजदूर है वो नील की लुगदी को सांचों में डालकर सांचों में डालने के लिए तैयार कर रहे हैं, सांचों में डालने के लिए उसे तैयार कर रहे हैं। तस्वीर के बीचों बीच बागान मालिक ऊंची जगह पर बैठा है, ऊंची जगह पर खड़े होकर सारे गुलामों पर नजर रख रहा है। जो यहाँ पर जो ये फ्रांसीसी अधिकारी है, ये इन सब मजदूरों को 1 2 3 4 5 6
7 इन मजदूरों को आदेश दे रहा है और ऊंचे स्थान पर बैठकर उनको निर्देशित कर रहा है। तो कैरेबियन द्वीप समूह में बागान मालिकों की स्थिति, इसके बारे में मैंने आपको चित्र से समझाया है। एक और मजदूर मशीन चरखी में गोल घुमा रहा है, 2 मजदूर नील की लुगदी को बोरों में भरकर सुखाने के लिए ले जा रहे हैं और अगले हिस्से में 2 मजदूर नील की लुगदी को मिलाकर सांचों में डालने के लिए ले जा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। और ऊपर जो बागान मालिक खड़ा है वो सारे गुलामों पर नज़र रखी हुई। ये हमारा अध्याय है वो पूरा हो गया है। इस अध्याय के प्रश्न उत्तर बच्चों आपको करने हैं। देखो ये सुमेलित कीजिए, जोड़े बनाइए, ये तो मुझे पता है आपको आता ही है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पेज नंबर 37 पर, पेज नंबर 38 पर, पेज नंबर 37 के अलावा पेज नंबर 38 पर आइए विचार करें। ये सारे के सारे बिंदु लगभग आपको मैंने करवा दिए हैं। आज जो अंडरलाइन कराया है उसको आपको देखना, अंडरलाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक कराया था। इसके अलावा 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण आंदोलन, इसके अतिरिक्त नील विद्रोह के बारे में बताया था। इसके अतिरिक्त कई शहरों में कई स्थानों पर रेतों की बगावत और रेतों के बगावत के बारे में आपको मैंने बताया। इसको आपको अंडरलाइन करना है, लिखना है, याद करना है, समझना है, प्रश्नोत्तर करने हैं। तीसरा अध्याय पूरा हो गया है। धन्यवाद।